बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और शांत गांव सूरजपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। ये गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत, खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, चमेली। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वो मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां इतनी सुंदर होती कि दूर दूर के गांव से लोग उन्हें खरीदने आते। चमेली बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वो मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। शुरू में तो ये खेल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलतीं। गांव वाले कहते, ये लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चमेली के माता पिता भी उस पर गर्व करते। वे अक्सर कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। दिन बीतते गए और चमेली की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिर में सजने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां भी वही बनाती थी। लोग न केवल उसकी कला, बल्कि उसके सादे स्वभाव और नम्रता की भी प्रशंसा करते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में बीमारी फैल गई और कुछ ही दिनों में चमेली के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में चमेली अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वो टूट चुकी थी। वो अपने ही बनाए दीपकों को देखकर रोती थी। उसे लगता था जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वो फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे चमेली ने अपनी जीवन की नई शुरुआत की। अब वो अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वो और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। समय बीतता गया। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह इस बार भी वसंत महोत्सव मेला आयोजित होने वाला था। ये मेला बहुत बड़ा होता था। दूर दूर से व्यापारी भी, कलाकार और साधक अपनी कला और वस्तुएं लेकर आते। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वो सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। चमेली के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वो अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके इतने सुंदर शिल्प तैयार किए कि देखने वाला दंग रह जाए। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। चमेली ने भी एक सादा सी दुकान लगाई। उसके दुकान पर मिट्टी की मूर्तियां, दिए, घड़े और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं सजी थीं। उधर उसी राज्य का राजा का बेटा युवराज आदित्य सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आया था। पर वो किसी राजसी जुलूस में नहीं, ना ही शाही वस्त्रों में। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुल मिल गया था। आदित्य को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक और ऐश्वर्य से ज्यादा जनता के बीच रहना, उनके जीवन को समझना और आम लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। महल की बंद दीवारों के भीतर रहकर वो कभी सच्ची जिंदगी नहीं देख पाता था। इसीलिए वो हर साल भेष बदलकर मेले में घूमने आता था। बिना किसी को अपनी असली पहचान बताए वो दोस्तों के साथ कभी मिठाई खाता, कभी झूले झूलता, कभी दुकानों पर रुककर छोटी छोटी चीजें खरीदता। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वो दुकान थी चमेली की। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। वो आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगा। उनमें कोई साधारणपन नहीं था। उनमें जैसे जीवन बसता था। देवी की आंखों में करुणा थी, मिट्टी के दीपकों में रोशनी थी और हर घड़े में जैसे किसी की आत्मा झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, ये तुमने बनाई है? चमेली मुस्कुराई, हाँ, सब मैंने ही बनाई है। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है।
मैंने ही बनाई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मूर्ति मुझे खरीदनी है। चमेली हंसते हुए बोली, राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। आदित्य चौंक गया, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? चमेली ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। आदित्य हंस पड़ा। उसने वो मूर्ति खरीदी और चमेली से दोबारा आने का वादा किया। चमेली ने सोचा ये मजाक है, पर आदित्य का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। अगले कुछ दिनों में आदित्य बार बार गांव आने लगा। वो चमेली की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। चमेली को पहले ये सब थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे आदित्य की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब चमेली नदी किनारे मिट्टी ले रही थी तो आदित्य वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहां अकेली हो? मिट्टी मेरी दोस्त है, चमेली ने जवाब दिया। चमेली ने हंसते हुए कहा, ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आदित्य ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। चमेली ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि ये सिर्फ मजाक नहीं था, वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वो राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था। उसने कहा, चमेली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। चमेली घबराते हुए पूछा, क्या बात है राजकुमार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, आदित्य ने बिना किसी झिझक के कहा। मैं जानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ी दीवार है, लेकिन मैं उस दीवार को तोड़ना चाहता हूं। चमेली की आंखें भर आई। ये मुमकिन नहीं है आदित्य, तुम एक राजकुमार हो और मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, तुम्हारी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ एक कुम्हारे नहीं, मेरे दिल की रानी हो। चमेली का दिल चाहता था कि वो आदित्य के गले लग जाए, पर डर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए आदित्य, ये इतना आसान फैसला नहीं है। आदित्य ने चमेली को समय दिया, लेकिन उनकी हर मुलाकात के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को एक कुम्हारिन और राजकुमार की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आईं। उधर महल में रानी मां को भी इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। इस कुम्हारिन के सपने को भूल जाओ। मां, मैं चमेली से प्यार करता हूं। पर प्रताप सिंह ने उसे मजबूती से पकड़कर आदित्य के सामने पेश कर दिया। आदित्य ने भैरवनाथ से सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे महेश्वर ने उसे चमेली के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। आदित्य का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो तुरंत महल पहुंचा और रानी को सारी बात बताई। मां, आपने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए इतनी घटिया हरकत की? आदित्य क्रोध में बोला। रानी चुप रही। उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था, पर उनका अहंकार उन्हें चमेली को स्वीकार करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, मैं महेश्वर को सजा दूंगी, पर चमेली को वो गड़ा बनाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आदित्य ने चमेली को ये बात सुनाई। चमेली अब और भी मजबूत थी। उसने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं वो घड़ा बनाऊंगी। छठे दिन चमेली को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, चमेली, तुम्हारी कला में सच्चाई और प्यार है। नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे अपनी मिट्टी में मिलाओ और तुम्हारा घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह होते ही चमेली नदी के किनारे पहुंची। पानी के तट पर बिखरे हुए पत्थरों में से एक सचमुच रात के तारों सा चमक रहा था। उसने वो पत्थर उठा लिया, उसे बारीकी से पीसा और अपनी मिट्टी में मिलाकर नया कलश बनाने लग गई। इस बार चमेली ने अपने प्यार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद को उस घड़े में भर दिया। 7वें दिन जब घड़ा तैयार हुआ, वो इतना सुंदर और अद्भुत था कि देखने वाले दंग रह गए। उसका रंग बदलता रहता था और उसमें भरा पानी कभी सूखता नहीं था। चमेली ने वो घड़ा रानी के सामने पेश किया। रानी हैरान रह गई। उन्होंने घड़ा उठाया, उसे गौर से देखा और फिर जमीन पर पटका, पर वो नहीं टूटा। उन्होंने उसमें पानी डाला और कई घंटों तक रखा, पर पानी कभी सूखा नहीं। रानी के पास अब कोई बहाना नहीं था, लेकिन महेश्वर, जो अभी भी अपनी चालाकी से बचा हुआ था, ने अपनी आखिरी चाल चली।
उसने गांव में अफवाह फैला दी कि चमेली में जादू से घड़ा बनाया है और ये जादू पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। गांव वाले फिर से चमेली के खिलाफ हो गए। इस बार भीड़ इतनी उग्र थी कि आदित्य और चमेली को सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ा। वे जंगल की तरफ भागे और एक पुरानी गुफा में छुप गए। चमेली डर कर पीछे हट गई, लेकिन आदित्य ने उसे अपने पीछे खींच लिया। शांत रहो चमेली, उसने धीरे से कहा, बाघ की आंखों में मत देखना। चमेली ने ताबीज को कसकर पकड़ा और अचानक उससे एक हल्की रोशनी निकली। बाघ ने उस रोशनी को देखा और कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है। आदित्य ने मौका देखकर चमेली को इशारा किया और दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। बाघ ने उनका पीछा नहीं किया और जंगल में गायब हो गया। चमेली ने राहत की सांस ली और कहा, इस ताबीज में सचमुच कोई जादू है? समय कम था और महेश्वर तेजी से उनके करीब आ रहा था। आखिरकार अद्भुत साहस और अपनी कला की ताकत से चमेली ने मिट्टी से वह अमर घड़ा बना लिया। उन्होंने उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया। महल में चमेली और आदित्य की नई जिंदगी खुशहाली और प्रेम से भरी थी। चमेली का कला केंद्र गांव और शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के नए नियमों ने राज्य में समानता और सम्मान की भावना को बढ़ाया। लेकिन उस रहस्यमयी संदेशवाहक का पत्र उनके मन में एक नई जिज्ञासा जगा दी। पत्र में लिखा था कि प्राचीन मंदिर में एक और रहस्य छिपा है जो उनके राज्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। चमेली और आदित्य ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। इस बार वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी प्रताप और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया। चमेली, आदित्य और उनकी छोटी सी टोली जंगल में उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ी। इस बार रास्ता पहले से कम डरावना था, क्योंकि गांव वालों का साथ और चमेली के जादुई ताबीज की शक्ति उनके साथ थी। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माहौल पहले से अलग था। वो तालाब जहां से चमेली ने जादुई मिट्टी ली थी अब सूख चुका था, लेकिन उसके नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। चमेली ने ताबीज की रोशनी में वह भाषा पढ़ी। सच्चे दिल से यहां आने वाला मिट्टी का आखिरी रहस्य पाएगा, एकता का उपहार। तभी मंदिर की दीवारें फिर हिली और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो एक कुम्हार और एक राजा को एक साथ मिट्टी का घड़ा बनाते हुए दिखा रही थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें चमकदार मिट्टी थी, पर इस बार वह मिट्टी हर रंग में बदल रही थी। चमेली ने उस मिट्टी को छुआ और उसे एक सपना दिखाई दिया। उसके और आदित्य के नेतृत्व में एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति अपनी कला, मेहनत और प्यार से एक दूसरे से जुड़ा था। चमेली ने उस मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया जो देखने वाले के सामने हर बार अलग अलग रंग और आकार में चमकता था। इस घड़े की खासियत ये थी कि यह हर उस व्यक्ति के सपनों को दिखाता था जो इसे देखता था। चमेली और आदित्य ने इस घड़े को अपने राज्य के केंद्र में रखा और इसे एकता का घड़ा नाम दिया। इस घड़े ने न केवल गांव वालों को एकजुट किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति और सहयोग की शुरुआत की। रानी, जो अब चमेली को अपनी बेटी की तरह मानती थी, ने इस घड़े को देखकर कहा, चमेली, तुमने न सिर्फ मेरे बेटे का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ चमेली और आदित्य का प्यार और भी मजबूत होता गया। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। चमेली का कला केंद्र नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और आदित्य के न्यायपूर्ण शासन ने हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्रदान किया। महेश्वर, जिसने देश निकाला पा चुका था, कभी वापस नहीं लौटा और उसकी साजिशें इतिहास के पन्नों में दफन हो गईं। एक दिन जब चमेली और आदित्य अपने महल की छत पर सूर्यास्त देख रहे थे, चमेली ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार सचमुच इतना शक्तिशाली था? आदित्य ने उसका हाथ थामा और कहा, चमेली, हमारा प्यार मिट्टी की तरह था, सादा, पर उसमें अनंत संभावनाएं थी। तुमने उस मिट्टी को एक अमर कहानी में ढाला और मैंने उसे हकीकत बनाया। उस दिन के बाद चमेली और आदित्य ने अपने राज्य को प्यार, एकता और कला के रंगों से सजाया। उनका जादुई घड़ा और एकता का घड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैल गई और लोग उन्हें कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम कहानी के रूप में याद करने लगे। इस तरह मिट्टी और प्यार की यह कहानी, जो एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, एक महान साम्राज्य की नींव बन गई।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।